हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं जैव प्रक्रम का एक छोटा सा टॉपिक है श्वसन। ठीक है, तो आज हम जानेंगे श्वसन के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। श्वसन में कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। आज आपको इस वीडियो में मैं श्वसन के कुछ क्वेश्चन याद करवाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, जो बोर्ड एग्जाम से संबंधित है। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, जो हमारा चैप्टर है जैव प्रक्रम मैट्रिक का, उस मैट्रिक के जैव प्रक्रम का एक श्वसन नाम, उसमें से श्वसन नाम का एक टॉपिक है। ठीक है, उस टॉपिक का ये क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। तो चलिए, इसके बाद उसमें परिवहन नाम का टॉपिक है, उसे भी मैं चर्चा कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी हम श्वसन को देखते हैं। ठीक है, और हमारा पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों कि जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है। जनन, नियंत्रण, उत्सर्जन, श्वसन। तो सीधा सीधी बात है दोस्तों, यदि श्वसन क्रिया होगा तभी ग्लूकोज का विखंडन होगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्वसन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्वसन क्रिया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। चलिए आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा के उत्पादन में भोजन अणुओं का क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा के उत्पादन में भोजन अणुओं का क्या होता है। तो दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, दहन होता है, ऑक्सीकरण होता है, परिवहन होता है कि समन्वय होता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑक्सीकरण होता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण होता है। एक बार और समझिएगा, ऑक्सीकरण होता है। आपको मेरे साथ सारे क्वेश्चन याद करते जाना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस जो भी समय चल रहा है, ये समय आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है। तो इस समय आपको समय बर्बाद नहीं करना है, मेरे साथ आपको क्वेश्चन याद करते जाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा के सार्वजनिक वाहक का क्या नाम है। ध्यान दीजिएगा, रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक का नाम बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए इसका हम समझते हैं। इसका हमारा हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया है, हरितलवक है, डीएनए और एटीपी है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एटीपी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एटीपी। ठीक है, सार्वजनिक ऊर्जा का वाहक एटीपी होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित कौन श्वसन क्रिया के उपरांत बनते हैं। श्वसन क्रिया के बाद क्या बनता है दोस्तों, श्वसन क्रिया के बाद क्या बनता है। ऑप्शन है हमारा CO2 एंड O2। ऑप्शन बी हमारा है O2 और H2O एवं ऊर्जा, मतलब ऑक्सीजन, जल और ऊर्जा, या यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, ऑक्सीजन और जल। क्या बनता है दोस्तों, चलिए इसका आंसर हम जान लेते हैं। इसका आंसर हमारा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल। क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ग्लूकोज कितने कार्बन के अणुओं से मिलकर बना होता है। मतलब ग्लूकोज में कार्बन अणुओं की संख्या कितनी होती है दोस्तों। देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ चुका है बोर्ड में, तो ध्यान रखिएगा आप। ग्लूकोज में C6 होता है, 6 कार्बन होता है। याद रखिएगा, कितने कार्बन होता है, 6 कार्बन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस क्रिया द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पाइरुवेट का निर्माण होता है। ठीक है, ऑप्शन है हमारा अवायवीय श्वसन, दूसरा ऑप्शन है वायवीय श्वसन, तीसरा किण्वन एंड चौथा ऑप्शन है संगलन। तो याद रखिएगा, इसका क्या आंसर हो जाएगा, अवायवीय श्वसन। इसका आंसर हो जाएगा अवायवीय श्वसन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि ऑक्सीन की अनुपस्थिति में पाइरुवेट से एथेनॉल एवं CO2 बनने की क्रिया कहलाती है। दोस्तों, ऑप्शन है हमारा विखंडन, ऑप्शन बी है दहन, ऑप्शन सी है संश्लेषण एंड ऑप्शन डी है किण्वन। तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, किण्वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किण्वन। ठीक है, आप एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखते जाइएगा, ऊपर भी अभी है। अगला हमारा है कि निम्नलिखित किसमें किण्वन क्रिया होती है। मतलब किण्वन की क्रिया किसमें होती है, ध्यान दीजिएगा। पेशी कोशिकाओं में, दूसरा ऑप्शन है ईस्ट में, तीसरा ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया में, चौथा ऑप्शन है सभी जीवों में। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ईस्ट में। याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, ईस्ट में। ठीक है, इनमें किण्वन क्रिया ईस्ट में होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बहुत ज्यादा चलने या दौड़ने से हमारी मांसपेशियों में क्रैम्प या तकलीफ क्यों होता है।
एथेनॉल में संचयन के कारण CO2 के संचयन से और ऊर्जा की कमी से, अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के संचयन से। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल के संचयन से, यानी कि जब हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है तो हमें दर्द महसूस होने लगता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? तो यहाँ पर 9 क्वेश्चन मैं आपको बता दिए और चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए दोस्तों, हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है कि पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? कोशिका द्रव में, पेशी कोशिकाओं में, माइटोकॉन्ड्रिया में एंड ईस्ट में। तो याद रखिएगा पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऑक्सीजन युक्त वायु वायुमंडल से पौधे के में किन अंगों द्वारा प्रविष्ट होती है? रंध्रों के द्वारा, वत रंध्रों के द्वारा, अंतर कोशिकाओं स्थानों के द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए इसका मैं आंसर बता देता हूं कि ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल से पौधे के किन भागों द्वारा प्रविष्ट होती है? तो इन तीनों के द्वारा प्रविष्ट होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन सभी के द्वारा, यानी कि रंध्रों के द्वारा भी, वात रंध्रों के द्वारा भी और अंतर कोशिका स्थानों के द्वारा भी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि पौधों में श्वसन किस भाग में होता है? जड़ में, तना में, पत्तियों में, प्रत्येक भाग में। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर हमारा हो जाएगा प्रत्येक भाग में। ठीक है, यानी कि इसका आंसर जड़ से भी और तना से भी, पत्तियों से भी, तीनों आंसर हो जाएगा। याद रखिए पौधे में श्वसन किस भाग से होता है? तीनों से श्वसन होता है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि जंतुओं की अपेक्षा पौधों में श्वसन की गति होती है धीमी, तीव्र, कभी धीमी कभी तीव्र, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा धीमी, यानी जंतुओं की अपेक्षा धीमी होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा टिंडा तथा तेलचट्टा में श्वसन निम्नलिखित किसके द्वारा होती है? टिंडा में और तेलचट्टा में श्वसन किसके द्वारा होती है? टक्रिया के द्वारा होती है, या गिल्स के द्वारा होती है, या फेफड़ों के द्वारा होती है, या कोशिका झिल्ली के द्वारा होती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा कि टिंडा और तेलचट्टा में श्वसन की क्रिया टक्रिया द्वारा संपन्न होती है। और किसके द्वारा? टक्रिया द्वारा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस जंतु में श्वसन गैसों यानी ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान रक्त और जल के बीच विसरण के द्वारा होता है? याद रखिएगा, आंसर है अमीबा, पैरामीशियम, मछली और इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? मछली। याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मछली हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित किस जंतु के में श्वसन फेफड़ा द्वारा होता है? निम्नलिखित किस जंतु में श्वसन फेफड़ा द्वारा होता है? झींगा में, सीप में, कछुआ में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा कछुआ में। किसमें हो जाएगा? कछुआ में। याद रखिए, कछुआ में भी श्वसन फेफड़ा के द्वारा, कछुआ में फेफड़ा होता है। मनुष्य में नासिका वेशम का छोटा अग्रभाग जिसमें बाह्य नासिका छिद्र खुलता है, यानी छोटा अग्रभाग जिसमें बाह्य नासिका छिद्र खुलता है, क्या कहलाता है? घ्राण क्षेत्र, प्रघ्राण या प्रकोष्ठ, श्वसन क्षेत्र, नासापाटिका। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रघ्राण या प्रकोष्ठ। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कौन सीधे वायु कोश या एल्वोलोई में खुलती है? श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका और वायु कोष्ठिका वाहिनियां। याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका वायु कोष्ठिका वाहिनियां। ठीक है, चलिए हम तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है कि मानव शरीर की कौन सी रचना वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है? वक्ष गुहा को उदर गुहा, ध्यान दीजिएगा, वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है। डायाफ्राम, पसलिया, फ्लोरर मेम्ब्रेन और पैराइटल मेम्ब्रेन। याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा हमारा डायाफ्राम। इसका आंसर हो जाएगा डायाफ्राम। ठीक है, चलिए आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि श्वसन के दौरान जब पसलियों के बीच स्थित पेशियां संकुचित होती है तब वह वक्ष गुहा संकुचित हो जाता है, वक्ष गुहा फैल जाता है, फेफड़ा से हवा बाहर निकल जाती है, इनमें से
कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कि वक्ष गुहा फैल जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर हम देखते हैं कि सीरिये रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडलीय हवा की अपेक्षा बहुत कम होती है, बहुत ज्यादा होती है, समान होती है और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बहुत धीमी होती है। क्या हो जाएगा, बहुत धीमी होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा पैरामीशियम में श्वसन गैसों का आदान प्रदान निम्नलिखित किसके द्वारा होता है। कोशिका झिल्ली के विसरण के द्वारा, रक्त के माध्यम से, गिल पट्टिकाओं के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका विसरण प्रक्रिया के द्वारा, यानी कि कोशिका झिल्ली से विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है, विसरण प्रक्रिया के द्वारा हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा ध्यान दीजिएगा, ये अपना प्रजनन, ये अपना उत्सर्जन भी विसरण प्रक्रिया द्वारा ही करता है अमीबा पैरामीशियम कोशिकीय जीव। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में श्वास नलीय प्रक्रिया के लिए क्या सही है। श्वास नलीय प्रक्रिया दोनों एक ही चीज है। यह रक्त से भरी होती है, यह सखित तथा वायु से भरी होती है, यह सखित तथा रक्त से भरी होती है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर कि यह वायु से भरी होती है, सखित तथा वायु से भरी होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। नासिका क्षेत्र, श्वास नली, गिल्स और रक्त। तो याद रखिएगा क्या, गिल्स हो जाएगा, यानी गिल्स हमारे अंदर मानव के अंदर नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा तो मनुष्य में बाह्य नासिका क्षेत्र भीतर की ओर सीधे कहाँ खुलते हैं। बाह्य नासिका क्षेत्र भीतर की ओर कहाँ खुलते हैं। नासिका वेशमों में, प्रगाढ़ या प्रकोष्ठकों में, ग्रसनी में, स्वर यंत्र या लैरिक्स में। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा दोस्तों नासिका वेशमों में। क्या हो जाएगा, नासिका वेशमों में। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है, मनुष्य में कुछ निम्न स्तनधारी की अपेक्षा सूंघने की क्षमता कम होती है, क्यों। नाक वेशम की दीवार टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है। दोनों नासिका वेशम नासा पट्टिका के द्वारा एक दूसरे के पृथक होते हैं। घ्राण क्षेत्र अत्यधिक बड़ा होता है, घ्राण क्षेत्र अत्यधिक छोटा होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर होगा कि घ्राण क्षेत्र जो होता है मानव में है वह अत्यंत छोटा होता है, इसी कारण सूंघने की क्षमता कम होती है। जबकि कुत्ता होता में यह क्षमता अत्यधिक बड़ा होता है, घ्राण क्षेत्र अत्यधिक बड़ा होता है, इसलिए कुत्ता जल्दी से कोई भी चीज को सूंघ लेता है। ठीक है, अगला हमारा है कि नासिका वेशम की दीवार जो टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है क्या कहलाती है। प्रघ्राण कहलाती है, कांची कहलाती है, नासा पट्टिका या श्वास नली कहलाती है। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका कांची। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कांची। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में टक्रिया की लंबाई लगभग कितनी होती है। टक्रिया कितना लंबा होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों टक्रिया हमारा 11 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना, 11 सेंटीमीटर। कौन, टक्रिया। याद रखिएगा आप, टक्रिया 11 सेंटीमीटर लंबा होता है। एक और इसमें क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य के अंदर कितने वेशम पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा मनुष्य के अंदर कितने वेशम 4 वेशम पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मनुष्य के अंदर 4 वेशम पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों कि इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका ऊर्जा द्वारा उत्पादन के लिए किया जाता है। एमिनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लूकोज अम्ल और सुक्रम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा हमारा ग नंबर ऑप्शन ग्लूकोज। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण में ऑक्सीन कोशिका को पहुंचाया जाता है। बाहरी वातावरण में ऑक्सीन कोशिका को पहुंचे विसरण के द्वारा, किण्वन के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा या विसरण और किण्वन दोनों के द्वारा। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा हमारा विसरण प्रक्रिया के द्वारा। क्या हो जाएगा, विसरण प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में टक्रिया में पाए जाते हैं उपास्थित के बने पूर्ण वाले, उपास्थित के बने अपूर्ण वाले, क्यूटिलिक के बने पूर्ण वाले और क्यूटिलिकल के बने अपूर्ण वाले। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा इसका आंसर हो जाएगा उपास्थित के बने अपूर्ण वाले। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है
कि श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है, संश्लेषण होता है, दहन होता है, विघटन होता है या परिवर्तन होता है। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा हमारा विघटन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विघटन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा कि अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव में, हरित लवक में या कोशिका झिल्ली में? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा कोशिका द्रव में। किसका क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में सांस लेने छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं, श्वास कहते हैं, निश्वसन कहते हैं, निश्वसन कहते हैं। याद रखिएगा क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पाइरुवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन है हमारा लैक्टिक अम्ल, इथेनॉल, साइट्रिक अम्ल एंड ग्लूकोज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा इसका आंसर हो जाएगा हमारा लैक्टिक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है और अंतिम क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं जड़, रंध्र, तना और तैली। गैस का आदान प्रदान कैसे होता है? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा हमारा रंध्र। पौधे में एक अर्धवृत्ताकार जैसी संरचना होती है, वह क्या कहलाती है? रंध्र कहलाती है, जो ऑक्सीजन को छोड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है तथा इसी के सहायता श्वासोच्छ्वासन की क्रिया पूर्ण होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा कुछ श्वसन से संबंधित क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से आशा है कि बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मिलते हैं अगला वीडियो परिवहन में। ठीक है दोस्तों, परिवहन का मैं क्वेश्चन आंसर लेकर आऊंगा, उसमें मैं इसी तरह कुछ क्वेश्चन उसका भी है, उसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैं याद करवा दूंगा और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन याद हो गए होंगे। ठीक है, यदि नहीं कुछ भी प्रॉब्लम है तो एक बार आप फिर से वीडियो को रिपीट कर लीजिए, यदि और भी कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट कीजिए। और कोई भी आप एग्जाम नजदीक आ गए दोस्तों, तो यदि कोई भी आपको टॉपिक दिक्कत हो रहा होगा समझने में तो उस टॉपिक को आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका वीडियो बनाकर अलग से आपको बताने का प्रयास कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैथ का भी कोई क्वेश्चन दिक्कत हो तो जितने भी मेरे छात्र उनके पास सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है और जो ग्रुप है क्लास का वो ग्रुप भी है, तो उसमें से भी आप कुछ भी सेंड करके पूछ सकते हैं, वहां से भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।